हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। मृत्युंजय महक के मुंह पर हाथ रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बहुत बोल चुकी तुम, चलो। महक अपने हाथ पर मारते हुए मृत्युंजय से बोली, नीचे उतारिए मुझे नहीं जाना आपके साथ। मृत्युंजय रुककर महक को घूरते हुए, बकवास मत करो, तुम चुपचाप घर चल रही हो। महक मृत्युंजय की गोद से उतरकर 2 कदम पीछे खड़ी होकर बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सनाया सुनवानी चली गई थी ना, वापस क्यों आए? मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे नहीं पता महक, मुझे खुद अभी पता चल रहा है, प्लीज़ हम घर चलकर बात करते हैं। महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, बात यही होगी। और कितने दुश्मन पाल रखे हैं आपने, बताइए मुझे। मृत्युंजय महक की आंखें दिखाते हुए, तुम चुप रह सकती हो? महक मृत्युंजय की आंखों को इग्नोर करते हुए, जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं रहूंगी। मृत्युंजय एक गहरी सांस भरकर महक से बोला, मुझे हाल ही में पता चला था कि विनोद घोषला और सनाया सुनवानी का सब कुछ खत्म हो चुका है, और इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया कब आई, इसलिए प्लीज़ शांत हो जा। महक नम आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मुझे अपने पापा का इंसाफ चाहिए। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ते हुए, ऑलरेडी इस बारे में तहकीकात चल रही है, प्लीज़ शांत हो जा। महक मृत्युंजय के हाथ से अपना हाथ पीछे ले सुधांशु के पास, अगर मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पूरा यकीन है तुझ पर कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे किसी को खतरा हो। सुधांशु महक के बाद अपना सिर हिलाते हुए, मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, आप परेशान होना बंद करो और आपके घर जाकर आराम करना चाहिए। सुधांशु के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए दीप की तरफ देखकर बोली, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। ये देखकर मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, महक मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है, इसलिए मैं भैया घर जा रही हूँ। मृत्युंजय महक के बात पर अपना सिर नहीं मिलाते हुए उसके हाथ को पकड़कर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, प्लीज़ घर चलो। महक मृत्युंजय के बात को इग्नोर करके अभ्यक्त के पास जाकर बोले, अभी चलो हम मामू के घर रहेंगे। अभ्यक्त महक की तरफ अपनी दोनों बाहें बढ़ा देता है तो महक उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मृत्युंजय ये देखकर महक के पास आकर बोला, महक अभी रात को परेशान करता है, तुम नहीं संभाल पाओगी, चलो ना घर चलते हैं। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, अभी के साथ खेलने के लिए दीपांजलि है वहाँ पर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जब तक मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं नहीं आ रही आपके घर। इतना कहकर ज्योति की तरफ देखते हुए बोली, भाभी चलिए। ज्योति महक के बाद दीप की तरफ देखती है तो दीप अपना सिर हिलाते हुए कहता, चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। फलक दीप की बात सुनकर बोली, भैया अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं महक के साथ अवस्थी मेंशन जाना चाहूँगी, क्योंकि सुधांशु मेरे साथ वहीं रहेगा। सुधांशु फलक के बात पर एग्री करते हुए महक से बोला, फलक दीदी सही कह रही है, आपको घर चलना चाहिए। महक सुधांशु और फलक की बात पर अपना सिर हिला देती है तो रुद्रा महक की गोद से अभ्यक्त को लेकर कहता है, चलो। महक अपना सिर हिला देती है और फलक रुद्र के साथ मृत्युंजय को देखते हुए वहां से चली जाती है। मृत्युंजय उन लोगों को जाता हुआ बस देखता रहता है। उन लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए बोला, अदिति से कहो अवस्थी मेंशन जाने के लिए। शोभित मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए, मैं अपनी बीबी को क्यों भेजूं, हम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पर झगड़ा मेरा और मेरी बीबी का भी नहीं हुआ है, लेकिन वो जा रही है ना, तो तू अपनी बीबी को भी भेज। मृत्युंजय ने शोभित की आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे देखकर शोभित मुंह बनाते हुए बोला, अदिति अभी अपने ट्रेनिंग एकेडमी में होगी, मैं उसे कॉल करके कह देता हूँ कि वो फलक के घर चली जाए। शोभित की बात पर सुन मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु की तरफ देखकर बोला, तुमसे तो निपट लूंगा मैं, मेरी बीबी को भड़का दिया ना, तुम बस देखते जाओ। इतना कहकर मृत्युंजय ऋतिक को घूरते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चला जाता है। ऋतिक मृत्युंजय को घूरने पर एक आह भरते उसके पीछे जाने के बाद सुधांशु की तरफ देखकर बोला, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं चाह रहा था कि तुम अपनी जुबान से अपनी बहन को सब कुछ बता दो। गुड। इतना कहकर ऋतिक मृत्युंजय के पीछे अमृत के ऑफिस के लिए निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद कशिश जो कि खड़ा सब कुछ सुन रहा था सुधांशु से बोला, आई एम सॉरी, सब मेरे कारण हो रहा है, अगर उस रात में मीरा को लेकर नहीं जाता तो ये सब होता ही नहीं। सुधांशु कशिश की बात सुन एक नज़र मीरा को देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, रात गई बात गई। मीरा सुधांशु की बात सुनकर, ऐसा हो ही नहीं सकता, रात गई बात गई होती तो अभी भाभी मुझे इतना जलील करके नहीं जाती। ये सुनकर सुधांशु मीरा की तरफ देखते हुए, ओह रियली, मैं कह दूंगा तो रोना शुरू कर दोगी, और दीदी ने जलील नहीं किया, उन्होंने बस अपनी बात रखी है, अब उसे तुम किस पोजीशन में लेना चाहते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। सुधांशु की बात पर मीरा उसे घूरते हुए बोली, मे बी आई डिड द राइट थिंग बाई रिजेक्टिंग यू। जिसे सुनकर सुधांशु हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर तो तुम होती तो आज जिस पोजीशन पर मैं हूँ नहीं होता।
नहीं, नहीं रहता। इतना कहकर सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम के साथ रहना, मैं डेड बॉडी के लिए डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ध्रुवी सुधांशु के बात पर अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु एक नज़र मीरा की तरफ देखने के बाद दीप के साथ उस तरफ चला जाता। कशिश सुधांशु के जाने के बाद मीरा के कंधे को थपथपाते हुए लो, फाइन, छोटे छोटे बातें होती रहती है। मीरा कशिश की बात पर बिना कोई जवाब दिए अपना फ़ोन निकाल कर बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, पार्किंग में वेट कर रही हूँ, आ जाओ। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती। मीरा के जाने के बाद कशिश अमृत के पास जाकर बोला, एक बात बता, मृत्युंजय और मीरा के प्रेगनेंसी में मेरा मतलब आंटी जब प्रेग्नेंट थी तब एक जैसी चीज़ खाई थी क्या? अमृत कशिश की बात सुनकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं और मृत्युंजय ट्विंस है, मेरा एटीट्यूड उसकी तरह नहीं है और मीरा एक एटीट्यूड मृत्युंजय की तरह है क्योंकि मृत्युंजय ने उसे ऐसा ज्ञान दिया। तेरे कहने का मतलब मीरा मृत्युंजय की फीमेल वर्जन है? कशिश ने पूछा, जिसके जवाब में अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो उसकी बेटी को होना चाहिए, मेरी बीवी क्यों कर रहेगी भाई? कशिश ने बोरियत में कहा, जिस पर अमृत गहरी सांस भरकर कशिश से बोला, फिलहाल के लिए तो हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, सनाया सनवानी को पकड़ कर पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया और जल्द से जल्द महक को लेकर आना, अदरवाइज मृत्युंजय के फ्रस्ट्रेशन का शिकार हम लोग होंगे। ये बात तुमने गलत कही, हम लोग नहीं, तुम और तुम्हारी फैमिली होगी। मैं घर में रहूँगा, मैं वहाँ आऊँगा ही नहीं जब तक महक वापस नहीं आएगी। फिलहाल के लिए बाय। इतना कहकर कशिश चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अमृत जाते हुए कशिश को जी भर के गाली देने के बाद वहीं पर ध्रुवी के साथ बैठने लगा, जिसे देखकर वैशाली बोली, घर नहीं जाना तुमको? अमृत वैशाली की आवाज़ अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे, चलो। इतना कहकर अमृत खड़ा हो समृति को अपनी गोद में उठाकर बोला, सो माय डियर बेटा, अब तुम्हें कुछ दिन अपने भाई का वेट करना होगा, तुम्हारा भाई चला गया। समृति अमृत के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, गुड। अमृत घूरकर समृति की तरफ देखता है तो वैशाली अमृत को घूरते हुए कहती है, इसको काहे घूर रहे हो, हम तो तुमको पूरा छोड़कर चले जाते। अमृत वैशाली की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब इन सब में तुम खुद को इमेजिन करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं मृत्युंजय की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो हर किसी से लड़ता फिरता है। तो तुम हमको बेवकूफ़ कहना चाहते हो क्योंकि हम सबसे लड़ते फिरते हैं? वैशाली ने अमृत को आंखें दिखाते हुए पूछा, जिसके जवाब में अमृत अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैं आपसे बहुत में नहीं जीत सकता। वैशाली अमृत की बात सुन मुंह बनाते उसके साथ सारंग बिल्ला के लिए निकल जाते हैं। अमृत का ऑफिस बेसमेंट, उस डिलीवरी बॉय की लगातार रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि मृत्युंजय अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उसे पीट कर निकाल रहा था। उस डिलीवरी बॉय के नाक से खून बह रहा था और उसके गाल थप्पड़ और मुक्कों के कारण सूज चुके थे, जिसे देखते हुए राजीव आकर मृत्युंजय हाथ को पकड़ते हुए बोला, बस कर, बेचारा इंसान है, तेरा पंचिंग बैग नहीं। राजीव की बात पर मृत्युंजय उसके हाथ को झटकते उसे डिलीवरी बॉय के कॉलर को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था वहां को पार्सल देने के लिए? ये सुनकर डिलीवरी बॉय अपने मुंह से आया को अपने हाथ से पोंछते हुए बोला, मैं नहीं बताऊंगा। ऋतिक उस डिलीवरी बॉय की बात पर कुछ पल सोचने की एक्टिंग करके बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना और सुना है कि उसे लंग्स की बीमारी है, अगर सही टाइम पर प्रॉपर ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ऊपर चली जाएगी। ऋतिक की बात सुनकर वो डिलीवरी बॉय डरी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देख मृत्युंजय उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुझे पता है उस पार्सल में क्या था? टाइम बम, जिससे एक परिवार उजड़ गया, दूसरे के घर जलाकर अपनी माँ की जान बचाना चाहता है और उसे परिवार की माँ और पिता को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उसका क्या? मृत्युंजय की बात सुनकर वो डिलीवरी बॉय रोते हुए, मुझे नहीं पता था सर, मुझे बस उस पार्सल को डिलीवर करने के लिए ढेर सारे पैसे दिए गए थे, मुझे नहीं पता था उसमें क्या था, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर मृत्युंजय उसके जबड़े को झटकते हुए बोला, तो बताओ मुझे इन सब में किसका हाथ है? डिलीवरी बॉय मृत्युंजय की बात पर गहरी सांस भरते हुए, मुझे पानी मिलेगा फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मृत्युंजय एक नज़र डिलीवरी बॉय को घूरने के बाद बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए बोला, इसे पानी दो। बॉडीगार्ड अपना सिर हिलाते हुए बोतल लाकर डिलीवरी बॉय को दे देता है। इससे बीच मृत्युंजय का ध्यान डिलीवरी बॉय पर नहीं था। ऋतिक झोंके लगातार उस डिलीवरी बॉय को घूरे जा रहा था। डिलीवरी बॉय अपने हाथ से पहनी रिंग को उनकी नज़रों से छुपाते हुए निकालने लगता है, जिसे देखकर ऋतिक आगे बढ़कर उसके जबड़े को एक लात मार उसके हाथ को जमीन पर रखकर जूते से दबा देता है, जिससे उस डिलीवरी बॉय की चीख निकल जाती है। मृत्युंजय डिलीवरी बॉय की चीख पर उसकी तरफ देखता है। जब उसकी नज़र रिंग पर जाती है, उस रिंग को देख मृत्युंजय उसके उंगली से रिंग को निकालते हुए ऋतिक से बोला, द्विवेदी ने भी इसी तरह का रिंग पहना था जिसमें जहर भरा हुआ था।
ये कहते हुए मृत्युंजय उसमें लगे हल्के गैप को भरने के लिए रिंग को दबाता है, जिससे उसके ऊपर लगी नीली पतली चीनी का पत्थर निकल जाता है। उसके अंदर नीले रंग का पाउडर था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय गहरी सांस भरकर उस चीनी के पत्थर को उसमें ढक देता है, तो वो नॉर्मल रिंग की तरह दिखने लगता है। उस रिंग को अपने पॉकेट में डाल मृत्युंजय डिलीवरी बॉय को घूरते हुए बोला, मतलब सब कुछ बताने से पहले ही मरने का प्लानिंग कर रहा था। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर डिलीवरी बॉय के हाथ पर अपना पैर रख उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपने कहा द्विवेदी ने भी इसी तरह का जहर खाया था और मरते वक्त उसने ये कहा था कि वो एक पहेली आपके लिए छोड़ कर जा रहा है। मतलब इस सब के पीछे सनाया सनवानी का हाथ था और कोई ऐसा जिसकी उम्मीद मैं नहीं कर सकता। मृत्युंजय ने अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक की बात पर कहा। ये सुनकर मृत्युंजय डिलीवरी बॉय को घूरते हुए, चल बेटा बता, तुझे किसने वो पार्सल डिलीवरी करने के लिए कहा था। डिलीवरी बॉय मृत्युंजय और ऋतिक को एक एक नज़र देखने को चुप रहता है, तो ऋतिक उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहता है, बोलना, तेरे लिए अलग से इंतजाम करूँ क्या। डिलीवरी बॉय ऋतिक को डरी हुई नज़रों से देखते हुए बोला, धर्म ओबराय ने कहा था। डिलीवरी बॉय के इतना कहते ही ऋतिक अपनी गन निकाल कर उसके माथे पर रखते हुए बोला, झूठ बोल रहा है। गन देखकर डिलीवरी बॉय डर से रोते हुए बोला, धर्म ओबराय के सेक्रेटरी ने कहा था, बाकी इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, और ये अंगूठी मुझे एसएस ने दिया था। डिलीवरी बॉय के इतना कहते हैं ऋतिक उसके माथे पर गोली चला देता है, जिसे डिलीवरी बॉय की लाश वहीं पर गिर जाता है। मृत्युंजय डिलीवरी बॉय की तरफ एक नज़र देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बहुत यकीन है धर्म पर। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे किसी पर फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे किसी पर यकीन नहीं है। इतना कहकर ऋतिक बेसमेंट से बाहर की तरफ चला जाता है। ऋतिक के जाने के बाद मृत्युंजय राजीव की तरफ देखते हुए, इस कमीने, ओह वेट, तेरे जैसे एक मैच्योर आदमी को ऐसी गाली देना शोभा नहीं देता। राजीव ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए राजीव से बोला, मुझे एक बार ये शनाया सनवानी मिल जाए, भैंस के लाश के इतने टुकड़े करवाऊंगा कि जोड़ने वाला भी नहीं जुड़ जा पाएगा। राजू मृत्युंजय के गुस्से पर उसके कंधे को थपथपाते हुए, चिल कर ब्रो, ओह रियली, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई मेरे बच्चे को लेकर, और तू कहता है कि मैं शांत रहकर चिल करूं। मृत्युंजय ने गुस्से में कहा, जिसे सुनकर राजू अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, इसमें भी गलती तेरी है। जब तेरी शादी हुई तभी कहा था थोड़ा इज्जत से बात कर ले, लेकिन तुझे तो अपना एटीट्यूड झाड़ना था। राजीव की बात पर मृत्युंजय कूदते हुए बोला, यार एक गलती और है, इंसान गलती से सीखना है ना। तूने तो जो किया वो पाप है, गलती नहीं है। तूने उसे कितना टॉर्चर किया था, लेकिन फिर भी देखो पागल है जो तुमसे प्यार करती है। राजीव ने मृत्युंजय की बात की, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ सॉर्ट आउट करके अपनी बीवी को घर लाना है। लोग बीवी को मायके भेजना चाहते हैं और मैं उसे जल्द से जल्द ससुराल लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मेरा क्यूट सा बच्चा उसके मुँह से मुझे डैडा सुनना है। ये कहते हुए मृत्युंजय भावुक होने लगता है, जिसे देखकर राजीव मुंह बनाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है, चल बाहर चलते हैं। मृत्युंजय राजीव के बाद अपना सिर हिला देता है और उसके पीछे ऑफिस से बाहर चला जाता है। जब वो लोग बाहर पहुँचते हैं तो देखते हैं ऋतिक खड़ा स्मोकिंग करते हुए इधर उधर घूम रहा था, जिसे देख मृत्युंजय बोला, क्या हुआ। ऋतिक मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे उसे लेने मैसूर जाना है। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुन उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोला, मुबारक हो। तो तुम परेशान क्यों हो। ऋतिक मृत्युंजय के सवाल पर कुछ पल चुप रहकर बोला, 1 महीने पहले मैं उसे एकेडमी गया था, जहाँ पर मैंने उसे लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं गुस्से में मैंने उसे हैरेस कर दिया। पूरे 2 दिन में मैं उसे टॉर्चर करता रहा। तब से लेकर अब तक उसने मुझे कॉल नहीं किया और अपने ईगो के चलते मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। आज सुबह उसके इंस्ट्रक्टर ने मुझे कॉल करके बताया कि वो 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मृत्युंजय कुछ ना बोल पाया, लेकिन राजीव ऋतिक को सुनते हुए, तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम सबको। ऋतिक राजीव की बात सुनकर उसे घूरते बोला, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बीबी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसे दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करने की क्या ज़रूरत। माना वो तेरी बीबी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी आज़ादी छीन लेगा। भाई साहब, अगर तूने उसे ट्रेनिंग पर जाने के लिए परमिशन दी है तो उसे लोगों से बात करके खुल के अपनी ज़िंदगी जीने के भी परमिशन दो। अब ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला पर्सन तुमसे बात करेगा और वो एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाएगी। लोगों से घमंडी कहेंगे ना, तो तुम उसकी बात भी समझो और उस पर ट्रस्ट करो। इकलौते तुम ही नहीं हो, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ भी। बहुत से लोग से बात करते हैं, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है। राजीव ने ऋतिक की बात सुनकर कहा, जिसे सुनकर ऋतिक आंखें रोल करते हुए, ओह अदरवाइज मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ऋतिक अपनी कार में बैठकर वहाँ से मैसूर के लिए सीधा निकल जाता है।
मृत्युंजय से जाता हुआ देखने के बाद राजीव से बोला, तू बहुत एक्सपर्ट हो गया है, मुझे भी 1-2 टिप्स देना मेरी बीवी को मनाने का। राजीव मृत्युंजय के बात पर उसे देखते बोला, मैं कहता हूँ कि तुझे कुछ दिन अपनी बीवी को अकेले रहने देना चाहिए। मृत्युंजय राजीव की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, बस मत दे, खुद चला जाऊंगा उसे लेने। इतना कहकर मृत्युंजय अपनी गाड़ी की तरफ चला और राजीव भी जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ चला जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शाम का वक्त अवस्थी मेंशन में महक जब से अस्पताल से आई थी अव्यक्त के साथ कमरे में थी और अव्यक्त सो चुका था, लेकिन वो जाग गया था। जब महक नीचे आती है तो देखती अदिति, फलक, चार्ली और रुद्रा बैठे हुए थे। अदिति जल्दी से महक के पास जाकर उसकी गोद से अव्यक्त को लेते हुए, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने आई हूँ। महक अदिति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है मेरा पति कैसा है, तुम्हें जासूस बनाकर भेजा है यहाँ पर, तो बता देती हूँ, मेरी जासूसी करने की कोशिश मत करना। रुद्र महक की बात सुनकर बोला, डोंट वरी, ये घर मेरी निगरानी में है, मेरे अलावा और कोई दूसरा किसी पर जासूस नहीं कर सकता। जिसे सुनकर महक रुद्र को इग्नोर करते हुए बोली, तुमसे जो कुछ कहना ही बेकार है, हर वक्त घर में क्यों बैठे रहते हो, तुम्हारे और कोई काम नहीं होता क्या? ये सुनकर रुद्र 2 मिनट चुप रहकर बोला, एक्चुअली मैं घर में रहकर ट्रेनिंग कर लेता हूँ, इसलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कंपनी मेरे पापा संभाल ले रहे हैं, बाकी नॉट फिक्र। अव्यक्त रुद्र की नीली आंखों को देखते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हुए बोला, डैडा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।